हेलो दोस्तों, आर यारो 2023 मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत चौथे सप्ताह में जो आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया था उसका टॉपिक था धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आवश्यकता व चुनौतियां। तो अगर इस टॉपिक को देखें तो बिल्कुल ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि चुनाव या फिर राजनीति को लेकर कोई एक टॉपिक अब की बार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव भी हुआ है और उस चुनाव के पहले और बाद में भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल भी देखने को मिली है। तो इस कारण से ये जो टॉपिक है वो काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है और आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जो ये टॉपिक आपको ऐसा अगर मिलता है तो हम इस पर किस प्रकार से एक बेहतर निबंध लिखेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर मॉडल निबंध की भी बात करेंगे और जो आप लोगों को यानी कि जो हम लोगों के पेड स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक जाएगी तो काफ़ी अन्य स्टूडेंट भी इसे देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके से निबंध लेखन हेतु सहायक सामग्री भी प्रत्येक टॉपिक के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम लोग निबंध लेखन हेतु जो सहायक सामग्री है इस टॉपिक के संदर्भ में उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी निबंध के लिए कोई टॉपिक आपको मिलता है तो आप सबसे पहले उसके एक एक शब्दों पर फोकस किया करिए, ठीक है। जैसे इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है क्या? धर्म निरपेक्ष, ठीक है। क्या है? धर्म निरपेक्ष। और दूसरा राजनीति, तीसरा क्या है? आवश्यकता, और चौथा है चुनौतियां। तो यहां पर बात क्या है? एक तो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों के अर्थ बताना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है कि आप लोग बिल्कुल बच्चे हैं कि मुझे मैं बताऊं कि राजनीति क्या होती है या फिर आवश्यकता का मतलब क्या होता है। मैं मान के चलता हूं कि हाँ, आपको इन सब चीज़ों के अर्थ पता हैं, ठीक है। तो अब धर्मनिरपेक्ष, राजनीति, आवश्यकता और चुनौतियां, चार शब्द हैं। अब यहां पर समझो कि टॉपिक की मांग ये है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आवश्यकता क्यों है, मतलब जो टॉपिक कह रहा है। अगर हम पूरा इसको कंबाइन करके देखें तो एक लाइन ये निकल कर आती है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आवश्यकता क्यों है, यानी कि राजनीति में किसी विशेष धर्म का या फिर किसी भी, यहाँ पर अगर हम लोग जाति को भी थोड़ा जोड़ लें, संप्रदाय को भी थोड़ा जोड़ लें, तो उसको लेकर जो है नहीं चलना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। दूसरा, भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो अब अगर हम लोग इस टॉपिक की रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेन शब्द है वो है राजनीति, ठीक है। राजनीति से जुड़कर ही यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष को दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले हम लोग राजनीति का ही परिचय देंगे, ठीक है, कि राजनीति क्या है, ठीक है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही आपको ज़्यादातर चीज़ों को लेकर चलना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग राजनीति का परिचय देंगे अपने निबंध में, फिर हम लोग धर्म निरपेक्षता का परिचय दे देंगे, ठीक है। संविधान वाला जो मामला इसमें आएगा एंगल, उसको लेकर भी पूरी तरीके से यहाँ पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले राजनीति का परिचय, फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्षता क्या होती है उसका परिचय हम लोग देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में
धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता। ठीक है, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारतीय राजनीति के समक्ष या फिर कहें भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष जो चुनौतियां हैं, ठीक है, उनकी हम लोग बात करेंगे और फिर समाधान की बात करेंगे कि जो ये चुनौतियां हैं इनका समाधान कैसे हो। और फिर हम लोग, नीचे जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम लोग निष्कर्ष की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस निबंध की आपकी रूपरेखा बनेगी। ठीक है, तो मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कि राजनीति क्या होती है। उसके बाद बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है राजनीति के ही संदर्भ में। उसके बाद भारत में धर्मनिरपेक्षता, जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है उसकी आवश्यकता क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समक्ष चुनौतियां क्या हैं उनकी बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए, उनकी बात करेंगे। और फिर निष्कर्ष में हम लोग बताएंगे कि अगर इन सब, मतलब जो समाधान में आपने बताया है कि इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए तो जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है वो बनी रहेगी और उससे हमारे देश का लोकतंत्र वगैरह भी मजबूत रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने, क्योंकि निबंध में कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं होती, ऐसा नहीं कि मैं 4 लाइन बोलूँ वही लिखनी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको इस निबंध की रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आपको थोड़ा सा ले चलते हैं निबंध लेखन हेतु सहायक सामग्री पर। तो यहाँ पर देखो, आप देखेंगे तो राजनीति में धर्म और जाति को लेकर जो समस्याएं हैं उन पर बात की गई है और यहाँ पर देखो बात की गई है कि धर्म निरपेक्ष राजनीति की जरूरत क्यों है। इसको थोड़ा सा अगर हम जूम करें तो आपको चीजें बेहतर दिखेंगी। देखो जैसे यहाँ पर बताया गया ना, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग इधर आए कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समानता और निष्पक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक एकता, इनको आप पढ़ेंगे डिटेल में जाकर तो आपको चीज़ें और बेहतर क्लियर होंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ मॉडल निबंध पढ़कर दिखाऊंगा। यहाँ पर ये बताने का मेरा मकसद एक ही है सहायक सामग्री का, कि जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसे जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है वो भी मिलता है ताकि आप अपने उत्तर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, मॉडल निबंध की। इसको मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। बाद बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यही सब लिख कर आए, आपका लिखने का अपना एक अलग पैटर्न होना चाहिए और निबंध में ये जरूरी भी है। बिल्कुल निबंध में इस प्रकार से मत सोचें कि किसी का हम रट लेंगे और उसी को लिखकर चले आएंगे, ये बहुत गलत धारणा है। निबंध की एक आवश्यक शर्त होती है मौलिकता। मौलिकता यानी कि आपका अपने शब्दों में किसी भी टॉपिक पर विचार क्या है, तो आपके अपने विचार और आपके अपने शब्द, अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे तो आपका निबंध बहुत ही मौलिक होगा और परीक्षक भी देखकर खुश होगा कि स्टूडेंट ने सब कुछ अपने, जो अपना वो है क्या बोलते हैं, अपनी मौलिकता है उसका परिचय दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग मॉडल निबंध को देखते हैं। देखो राजनीति शब्द, राजनीति का सबसे पहले परिचय दिया जा रहा है तो इसको समझिए। राजनीति शब्द मूल रूप से दो शब्दों राज तथा नीति से मिलकर बना है, जिसमें राज का अर्थ शासन तथा नीति का अर्थ योजना या कार्यक्रम को लागू करने से है। तो यहाँ पर राजनीति की परिभाषा दे दी। उसके बाद देखो धर्मनिरपेक्ष की बात की गई
यदि हम धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा करें तो यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके आधुनिक स्वरूप का उदय पश्चिम में हुआ। हालांकि भारतीय समाज में यह अवधारणा प्राचीन समय से ही विद्यमान रही है, अतः इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करते हुए पंथ निरपेक्षता के रूप में लागू किया गया है। तो आप सभी को भी पता है कि संविधान में पंथ निरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पंथ निरपेक्षता से आशय है कि राज्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखेगा तथा धार्मिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्पष्ट है कि राज्य या फिर भारतीय संविधान के धर्म में तटस्थ रहते हुए सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धर्मनिरपेक्ष को कितनी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। यद्यपि भारतीय राजनीति का स्वरूप भी कहीं ना कहीं इसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है तथा यह सैद्धांतिक रूप से धार्मिक आधार पर राजनीति करने से सभी राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं को रोकती है। तथापि वास्तविक रूप में विभिन्न राजनेताओं तथा राजनीतिक दलों द्वारा इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप का उल्लंघन होता है बल्कि देश भर में विभिन्न प्रकार की धार्मिक उन्मादी गतिविधियों जैसे हिंसा, घृणा, द्वेष, क्षेत्रवाद, नस्लवाद को भी बढ़ावा मिलता है। इससे देश की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता भी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो इसमें देखिए किस तरीके से परिचय दिया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता का और राजनीति के संदर्भ में कैसे इसको जोड़ के बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो हालांकि भारतीय संविधान निर्माता पहले से ही भारतीय राजनीति के इस विकृत स्वरूप को लेकर चिंतित तथा सजग थे, तभी उन्होंने संविधान में धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया तथा मूल अधिकारों के तहत ही अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष अधिकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत की। तो अब यहाँ पर कितनी क्लियर तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है और संविधान की भी बात की जा रही है। भारत संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भावना को और सशक्त करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को भी शामिल किया गया, जिससे राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई धार्मिक भेद ना कर सके। हालांकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से पूरी तरीके से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक प्रकृति की है, अर्थात हमारे यहाँ राज्य ना तो किसी से धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और ना ही किसी धर्म को छोटा या बड़ा मानता है, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हुए समान संरक्षण प्रदान करता है। वहीं अगर हम पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करें तो वहाँ धर्म को राजनीति से पूरी तरीके से अलग रखा गया है, अर्थात राज्य किसी भी धर्म को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता और जो पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता है उसको कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान द्वारा देश की विविध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का ध्यान रखते हुए सकारात्मक तथा समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसलिए यहाँ धार्मिक विविधता में भी एकता देखने को मिलती है। शायद हमारा देश इस मामले में दुनिया का सबसे अनूठा देश है कि यहाँ जितनी धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जाता है उतनी ही धूमधाम से ईद और रमजान भी मनाया जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोग एक साथ निवास करते हैं, अर्थात विविधता में एकता यहाँ लोगों की रगों में प्रवाहित होती है। ठीक है, उपर्युक्त विविधता के दृष्टिकोण से यह परम आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया जाए, अर्थात राजनीति आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, तभी देश के सभी नागरिकों का बुनियादी
एवं सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष राजनीति को लेकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देश में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जिससे कहीं ना कहीं चुनौतियों की बात की जा रही है, ध्यान देना, कहीं ना कहीं हाशिए पर मौजूद दलितों, शोषितों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों का विकास अथवा हित बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिद्धांत रूप में भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के बावजूद विभिन्न राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं द्वारा समय समय पर अपने राजनीतिक लाभ हेतु धार्मिक भेदभाव तथा उन्माद को बढ़ावा दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर चीज़ें समझाई जा रही हैं कि कैसे चुनौतियाँ विद्यमान हैं, कैसे जो नेता होते हैं वो अपने वोट बैंक के लिए धर्म या फिर जाति को सामने लेके आते हैं और समाज में जो क्या बोलते हैं बंटवारा है उसको करते हैं। और इससे एक चीज होती है कि नेता का वोट बैंक बन जाता है, लेकिन जो समाज होता है, समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं वो आपस में बट जाते हैं। तो इन सब चुनौतियों की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका सबसे विकृत रूप अक्सर चुनावों के समय देखने को मिलता है। धार्मिक राजनीति के विकृत स्वरूप के उदाहरण अनेक रूप से इतिहास में दर्ज रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निबंध में जब आप किसी भी बात को लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने यहाँ पर भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आप लिख रहे हैं और आप यहाँ पर बताएंगे कि बहुत इससे राजनीति को धर्म में लाने से चुनाव के समय बहुत से ऐसे दंगे या फिर बवाल जो होते हैं वो उस टाइम पर घटते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ लिखें तो उसकी पुष्टि के लिए उदाहरण देना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात की गई कि चुनाव के समय धार्मिक राजनीति के विकृत स्वरूप के उदाहरण हमें अनेक रूपों से इतिहास में दर्ज रहे हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजनीति में धर्म के आने से बहुत से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बहुत सी जगह पर मार काट मचती है या फिर बहुत उल्टा सीधा जो भी होता है उसका आप देखो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि 2002 के गोधरा कांड के रूप में हो या फिर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के रूप में हो। अभी 2024 में बात करो तो देखोगे बंगाल में बहुत हिंसा हुई है, तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी बहुत सी जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये चीज़ तो आप जब लगातार करंट न्यूज से जुड़े रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के और यहाँ पर रख सकते हैं ताकि आपकी बात बेहतर तरीके से पुष्ट हो जाए। ठीक है, अब हाल ही में संपन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 में भी विभिन्न नेताओं द्वारा मतदाताओं से धार्मिक आधार पर मतदान की अपील करना, उन्हें धर्म के आधार पर बांटना कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करना है। यद्यपि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता भी आम चुनाव से पहले जारी की जाती है, जिससे राजनेतागण संवैधानिक दायरे में रहकर अपने चुनावी भाषण दें, लेकिन इसके उल्लंघन पर किसी सख्त दंड का प्रावधान न होने के कारण यह नाकाफी साबित होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, अब देखो यहाँ पर बता दिया, चुनौतियां बता दी, सब कुछ। अब देखो यही निष्कर्ष में समाधान की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे विविध सांस्कृतिक विरासत वाले देश का मूल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं तथा बाद में इसे उद्देशिका में भी शामिल किया गया है। इसीलिए भारतीय राजनीति स्वरूप भी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अक्षुण्णता हेतु धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए। इसके उल्लंघन पर संविधान में तथा चुनाव आयोग के पास कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक दल अपने निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि जो चुनाव आयोग है और जो संविधान है उसमें कड़े प्रावधान शामिल करने चाहिए ताकि जो भी राजनीतिक दल या फिर जो नेता है अगर वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान या फिर वोट मांगते हुए धर्म या फिर किसी जाति विशेष को
आगे उठाकर मतलब आगे आने की बात करता है, या फिर उसके विशेष किसी राजनीति या विशेष धर्म की बात करता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के अनुसार भी और चुनाव आयोग के अनुसार भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, धर्मनिरपेक्ष राजनीति आवश्यकता व चुनौतियां। रूपरेखा कैसे बनानी है ये भी मैंने आपको बता दिया। मॉडल निबंध आपको पूरा देखने को मिल ही गया। साथ ही अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरीके की निबंध लेखन हेतु आवश्यक जो सामग्री होती है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, बाद बाकी आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको आरओ मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो ये 93 ये नंबर दिया गया है, मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, 9368403908। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारा आरओ मुख्य परीक्षा का जो तीसरा बैच है वो 25 जुलाई से ही शुरू हुआ है, तो आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप देखिए इस वीडियो को एक दो बार और, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हों कि कैसे किसी निबंध की रूपरेखा को बनाते हैं और कैसे एक प्रभावशाली निबंध लिखते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।